विभिन्न प्रकार के जो तथ्य पाए जाते हैं कि जनसंख्या किस प्रकार से अपना उद्भव करती है, किस प्रकार से उसका विकास होता है, किस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व एक स्थान पर अधिक पाया जाता है और किसी स्थान पर बहुत कम पाया जाता है। तो जनसंख्या भूगोल भी मानव भूगोल का एक विषय है। छोटे छोटे से विषय पढ़ेंगे, लेकिन सभी का एक विस्तृत तौर से हम अध्ययन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अधिवास भूगोल यानी सेटलमेंट ज्योग्राफी। अब सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या बात करते हैं कि मानव ने अपना जो घर बनाया या अपना बसाव जहां पर वो रहता है, वो किस प्रकार से रहता है, उसने मकान अपने कहाँ बनाए, पहाड़ों पर रहने वाले मकान कहाँ पर बनाते हैं, जंगलों में रहने वाले मकान कहाँ पर बनाते हैं, मैदानों में रहने वाले लोग मकान किस प्रकार से बनाते हैं, मकान बनाने में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, मकान बनाने के तरीके क्या रहते हैं, खिड़की कहाँ रहेगी, दरवाजे कहाँ पर रहेंगे, दरवाजों का आकार क्या रहेगा, ये सभी चीजें। फिर उसका पैटर्न, यानी उसको आप देखेंगे ऊपर से सैटेलाइट से, वो तो किस प्रकार से दिख रहा है, स्टार की तरह दिख रहा है या रेखा के माध्यम से दिख रहा है या किस प्रकार से अन्य गोल रूप में दिख रहा है। तो इन सभी का अध्ययन हम सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और सेटलमेंट ज्योग्राफी को ही हम दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो एक आपका रूरल ज्योग्राफी, जिसमें केवल और केवल ग्रामों का अध्ययन किया जाता है, और एक है अर्बन ज्योग्राफी। तो नगरीकरण की शुरुआत कहाँ पर हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से नगर बढ़ते गए, नगरों से लेकर विभिन्न प्रकार के अलग अलग भूगोल में जो टर्म्स यूज ली जाती है, उन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। फिर हम संसाधन भूगोल। अब ये संसाधन भूगोल और जो आर्थिक भूगोल है, ये दोनों ही लगभग लगभग एक जैसा ही है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी हम संसाधनों का अध्ययन करते हैं, और संसाधन जो भूगोल है उसके अंदर भी हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ नवीकरणीय रिन्यूएबल होंगे, कुछ नॉन रिन्यूएबल होंगे। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत। फिर हम सैन्य भूगोल के अंतर्गत केवल और केवल सैनिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, यानी ये भी एक विषय है जिसके अंतर्गत मिलिट्री जियोग्राफी इसे कहा जाता है। तो इसका भी अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर हम आचरण, बिहेवियर जियोग्राफी। बिहेवियर जियोग्राफी का अर्थ होता है कि मानव का जो व्यवहार है, तो मानव रहता किस पर, पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स ने किस प्रकार से उस पर आचरण पर बदलाव किया। अब आचरण भूगोल को अगर हम देखेंगे, तो कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे कि यूरोपीय जो क्षेत्र है, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपनी पहुंच बनाई। यूरोपीय क्षेत्र अमेरिका में पहुंचे, वहां पर अपने आप को सिद्ध किया। यूरोपीय लोग, जो इंग्लैंड के लोग थे, विश्व के अलग अलग भागों में जाकर अपने उपनिवेश बिछाए और वहां पर शासन किया और दूसरों से काम करवाया। तो ये बहुत बड़ी बात। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के यूरोप के जो लोग होते हैं, वो सोचने में या फिर उनकी जो बुद्धि, जो तर्क क्षमता होती है, वो बहुत ज्यादा विकसित होती है, लेकिन वो काम करने में आलसी होते हैं। और काम करने में आलसी होने के कारण उन्होंने दूसरों से काम करवाया, दूसरों पर आधिपत्य स्थापित किया। उदाहरण भारत पर ले लीजिए। भारत के लोगों ने हमेशा काम करना सीखा है, लेकिन दिमाग चलाना कम सीखा। तो उन्हें ये पता था कि वहां के जो लोग हैं, वो इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो इसी कारण उन्होंने हमारे आचरण पर अधिकार किया। फिर हम बात करते हैं हमारी एग्रीकल्चर जियोग्राफी। एग्रीकल्चर मानव का एक महत्वपूर्ण भाग, मानव को जीवित रहना है या किसी प्रकार का अपने जीविकोपार्जन, परिवार का पालन पोषण करना है, तो उसको कृषि करनी पड़ेगी। फिर हम परिवहन भूगोल की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के साधन आएंगे, रेल, जल, वायु, और विभिन्न प्रकार के जो नहरों के माध्यम से जो यातायात किया जाता है, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत केवल और केवल हम विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज का अध्ययन करते हैं कि इंडस्ट्रीज किस प्रकार से कार्य करती है, और इंडस्ट्रीज को लगाने से लगाकर उसको सफल बनाने के लिए हम किस प्रकार से उसमें मानव का योगदान रहता है। फिर है प्रादेशिक नियोजन। ये आपकी प्लानिंग से रिलेटेड है, रीजनल प्लानिंग। तो रीजनल प्लानिंग का अर्थ होता है, आपने चंडीगढ़ का नाम सुना होगा, चंडीगढ़ या जयपुर का नाम सुना होगा। तो ये ऐसे शहर हैं जो प्लानिंग के साथ बसाए गए। तो इसकी प्लानिंग के लिए क्या ध्यान रखा गया, किस प्रकार से नियोजन करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हम आते हैं जो हमारा सबसे लास्ट, जो इसका जो मानव भूगोल का एक क्षेत्र के रूप में कहा जा सकता है, दूरस्थ समझ, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ये आपके सैटेलाइट से संबंधित है, थर्मल इमेजरी के माध्यम से। हाँ, यानी हम जो सर्वे करते हैं, तो वो सर्वे हम किस माध्यम से, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सर्वे करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता रहती है। तो उसमें से ही एक उपकरण है सुदूर संवेदक। दूर से ही उसको सेंस कर लेना कि अगला ये जो चित्र है,
वो किस प्रकार का क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार से हम अपना कह सकते हैं कि बसावट ला सकते हैं या विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सैटेलाइट बेस्ड या जो एयरक्राफ्ट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी होती है उसके माध्यम से जो सर्वे किया जाता है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसको आपने 12th के अंतर्गत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो ये इसका विषय क्षेत्र है। अब इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने पढ़ा है, तो हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत राजनीति, ये दोनों ही चीजों को स्पष्ट करेगा कि हम राजनीतिक भूगोल की बात करते हैं कि राजनीति और इन दोनों में क्या संबंध है। तो राजनीतिक जो विषय है पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल से बना पॉलिटिकल जियोग्राफी या जियो पॉलिटिक्स। इसी प्रकार से आपके मिलिट्री से विज्ञान से इससे विषय जो बना है वो मिलिट्री जियोग्राफी। फिर हम जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े हैं उससे हमारा पॉपुलेशन जियोग्राफी बना। विभिन्न जो नगरों का हम जो अध्ययन करते हैं उससे उसका आपका अर्बन जियोग्राफी बन गया। विभिन्न प्रकार से जब समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी जो विषय है उससे आपके सोशल जियोग्राफी बन गया। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से हमारा इकोनॉमिक जियोग्राफी बन गया, जिसको हम थर्ड ईयर के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब हम बात मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान के माध्यम से या जो साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी से बना व्यवहारिक भूगोल या बिहेवियर ज्योग्राफी। और इसी प्रकार से इतिहास से बना ऐतिहासिक भूगोल या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। राजनीति से बन गया राजनीतिक भूगोल।